फोर्स्ड वाइब्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था, और फोर्स्ड वाइब्रेशन में काफी सारा कॉन्सेप्ट हमने जो है बताया था आप लोग को। उसी में एक छोटा सा टॉपिक था बेसिकली वाइब्रेशन आइसोलेशन। तो बेसिकली वाइब्रेशन जब मशीन में होता है तो हमने बताया था कि इट इज ऑलवेज हार्मफुल, it is nowhere beneficial for our industrial application. So somehow we have to reduce the vibration, है ना। या तो दो ही ऑप्शन है, या तो हम एलिमिनेट कर लें पूरा, है ना, एलिमिनेट कर दें, या जो है यदि एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम रिड्यूस तो कर ही दें, है ना। तो अप टू सम एक्सटेंट यदि वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, हम बहुत ज्यादा जो है जो है एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो रिड्यूस अप टू सम एक्सटेंट, जितना कर सकते हैं उतना हम रिड्यूस कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर है, सपोज कीजिए, इफ यू विल हैव द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैक्टर। यदि ट्रैक्टर पे आप कभी बैठे हों तो ट्रैक्टर की जो वाइब्रेशन होती है इन कंपैरिजन टू बाइक या कार, इट इज टू मच हाई। तो उसको 100% आप जीरो तो नहीं कर सकते हैं दोस्त, उसको 100% आप जीरो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक यदि आप कम कर देते हैं तो अगेन इट इज बेनिफिशियल, है ना, वह जो है फायदेमंद है। अब फायदेमंद तो है, लेकिन अब हम एलिमिनेट कैसे करेंगे, है ना। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने काफी सारा कॉन्सेप्ट लिया है और हमने समझाया है कि किस तरह से कोई बेयरिंग है आपका, है ना, कोई हाई वाइब्रेशन लेवल जो है बेयरिंग है, या ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में बहुत ज्यादा यदि आपका वाइब्रेशन हो रहा है, या इवन घर में कोई फैन चल रहा है यदि बहुत ज्यादा वाइब्रेट कर रहा है, तो आपको लगता है कि यार अच्छा है कि हम गर्मी में ही रह लें बजाय इतना ज्यादा नॉइज जो है झेलने के। उसी तरह से हायर मशीनरी में आप जाते हैं, कभी आपके घर के ऊपर एरोप्लेन जाता है तो आप ये नॉइज फील कर सकते हैं। या जो है कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है, सिस्टम में हम कई बार बता चुके हैं कि यू विल हैव थ्री एलिमेंट्स ऑफ द वाइब्रेशन। फर्स्ट थिंग इज द स्प्रिंग, पहला जो है आपका क्या है, स्प्रिंग है। दूसरा क्या है, मास है। पहला जो है स्प्रिंग, दूसरा मास, और तीसरा होता है डैम्पर। ठीक है, तो ये मास स्प्रिंग डैम्पर सिस्टम यहाँ पर दिख रहा है आपको, स्प्रिंग और मास दिख रहा है। इस सिस्टम में डैम्पर नहीं है, डैम्पर हम आपको अभी दिखाएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, तो एलिमिनेट करेंगे तो दो तरीका है ना। अब दो तरीका कौन सा है कि इस मशीन के जो है डिजाइन में कुछ चेंजेज करें, या डिजाइन इस तरह से करें, इतना सोफिस्टिकेटेड डिजाइन करें कि इसमें वाइब्रेशन कम हो, पहला तरीका है। और दूसरा तरीका है कि इस मशीन हमको मालूम है कि वाइब्रेट तो करेगा ही, कुछ भी कर लो, तो इसके फाउंडेशन में आइसोलेटर लगा दें, ठीक है ना। फाउंडेशन में क्या लगा दें, आइसोलेटर लगा दें। यदि आप मशीन के नीचे फाउंडेशन बहुत अच्छे से बैठाते हैं और उसके नीचे आइसोलेटर लगा देते हैं, तो अप टू सम एक्सटेंट यू कैन रिड्यूस द वाइब्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वाइब्रेशन रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस तरह का आप रेसिप्रोकेटिंग मशीन वगैरह देखते होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ रेसिप्रोकेटिंग मशीन जो है, अब ये बेसिकली जो है आपका एयर कंप्रेसर का पार्ट है, ठीक है ना, और ये कूलिंग सिस्टम का पार्ट है, ठीक है ना। तो ये रेसिप्रोकेटिंग एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर है एंड चिलर माउंटेड ऑन ए फ्लेक्सिबल रूफ। अब ये जो है आप कभी देखे होंगे, है ना, यदि किसी के घर में आपके यहाँ एसी लगा हो तो एसी के बाहर एक कंप्रेसर लगा होता है, कंप्रेसर में एक छोटा सा फैन होता है, और एसी रूम में जो अंदर बैठा हुआ है वह तो बहुत कंफर्ट जोन में बैठा है, ठीक ना, लेकिन वह कंफर्ट जोन में बैठा है, लेकिन बाहर जो है वह जो है इरिटेटिंग साउंड क्रिएट करता है हमेशा। कौन, कंप्रेसर। तो अब कंप्रेसर इतना आवाज करता है तो कई बार आदमी इरिटेट हो जाता है ना, आदमी क्या होता है, इरिटेट हो जाता है। तो किस तरह से हम जो है इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो आपको बेसिकली जो है रिड्यूस करना है, क्या रिड्यूस करना है, वाइब्रेशन को, ठीक है ना। तो वाइब्रेशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज बेसिकली योर इंजीनियरिंग लाइज टू रिड्यूस द vibration, how that you can reduce the vibration, and how the vibration element plays here
क्रिटिकल रोल। ओके, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक चीज समझ में आ गया कि दुनिया में तीन ही चीज है ना। एक आदमी भी है, तो जीवन में कुछ जो है परमात्मा उसको दिए हैं, ऊपर से लेकर के आता है, ऊपर से लेकर के आता है, मतलब किसी परिवार में जन्म हुआ, ठीक है ना, तो पैतृक संपत्ति बहुत ज्यादा है उसके पास, टू मच पेरेंटल इनकम, ठीक है ना, तो ये उसका अपना प्रारब्ध है, पिछले जन्म का कोई तपस्या है कि अच्छे परिवार में जन्म लिया, गरीब में नहीं लिया। अब एक तो वह कुछ ले करके आया ऊपर से, और उसको अपने एक जीवन का उद्देश्य है जो समाज को दे करके जाना है। बीच में क्या है, प्रोसेस है। बीच में क्या है, प्रोसेस है कि ये जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, भगवान ने उसको जो सुंदर शरीर दिया, सुंदर दिमाग दिया, ठीक है ना, धन दौलत दिया, उसको वह कैसे जो है, किस तरीके से बेसिकली यूटिलाइज करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब वो बर्बाद कर देता है कि उसमें प्लस करके और ज्यादा कर देता है, ये डिपेंड करता है। तो वही कुल मिला करके यहाँ पर तीन चीज है, सोर्स, मशीन, जहाँ पर वाइब्रेशन जो है क्रिएट होगा, उस वाइब्रेशन को यहाँ पे कम करना है ना, कम करके, अब कम करेंगे तो देखिए यहाँ पर पानी ज्यादा है, मान लीजिए पानी कम करना है, तो पानी कहीं तो आप जो है डालेंगे, तो एक आपका रिसीवर होना चाहिए जिसमें आप वाइब्रेशन को जो है डालेंगे, मतलब वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। और एक सिस्टम आपके पास है कि वाइब्रेशन यहाँ पर है, एकदम सिंपल सा हम आपको समझा रहे हैं, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपका तीन दो डब्बा है, एक डब्बा, ठीक ना, और ये दूसरा डब्बा है, ठीक ना। यहाँ पर प्रोड्यूसर है, ये क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, और यहाँ पर जो है आपका एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर 50 लीटर पानी है, ठीक है, इसको खाली करना है बर्तन को, तो क्या करना पड़ेगा, ये पानी उठाकर कहीं डालना पड़ेगा ना। तो यहाँ मान लीजिए कि दूसरा बर्तन है, इसको हम लोग बोलते हैं अपने टेक्निकल लैंग्वेज में क्या, सोर्स, इसको क्या बोलते हैं बेटा, सोर्स। और इसको क्या बोलते हैं, सिंक, या मैकेनिकल वाइब्रेशन में हम लोग बोलेंगे रिसीवर, क्या बोलेंगे, रिसीवर। अब यहाँ से सोर्स और रिसीवर, तो ये दोनों चीज आपके पास है। कैसे, दुनिया में जो भी जो है वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने वाला एलिमेंट है, उसको हम लोगों ने बोला है मशीनरी, मैकेनिकल मशीन, मैकेनिकल सिस्टम, टेक्निकली जो है उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिकल सिस्टम। और दूसरा जो पार्ट है रिसीवर, मतलब इधर से टोटल वाइब्रेशन को ले करके और यहाँ पर डाल देना है। अब डालेंगे कैसे, तो बीच में प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, बीच में क्या होगा दोस्तों, प्रोसेस इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। ये बीच में यहाँ से यहाँ के बीच में प्रोसेस होगा, और इस प्रोसेस को ही पाथ बोलते हैं। जैसे हमने आपको एग्जांपल दिया कि यहाँ पर पानी है ढेर सारा, इस पानी को उठा करके आपको कुछ नहीं करना है, पूरा का पूरा यहाँ पर उड़ेल देना है। तो कैसे उड़ेंगे, उड़ेलेंगे, या तो ग्लास से करेंगे, या पूरा का पूरा बाल्टी से इकट्ठा कर लेंगे, ठीक ना, या पूरा का पूरा वो डब्बा ही उठा करके डाल दें। दैट इज बेसिकली हियर कॉल्ड पाथ। वाइब्रेशन में इसको क्या बोलेंगे, पाथ बोलेंगे, ठीक है। वाइब्रेशन में क्या बोलेंगे, इसको पाथ बोलेंगे। तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। अब इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। सोर्स क्या है, बताइए लखन, लखन कुमार बंजारा, कुछ तो आप लोग भी इनपुट दो, लखन बाबू। संस्कार सुन रहे हैं, दुर्गेश कुमार, बच्चे सब गायब हो जाते हैं, सब कहाँ चले जाते हैं भाई। मयंक, यस सर। यस सर। चलो बेटा बताओ तो क्या लिखा हुआ है, पढ़ने में आ रहा है। यस सर, सोर्स पाथ रिसीवर।
हाँ, तो इसको सोर्स बताइए, पढ़िए थोड़ा सा, दूसरे बच्चे Hello. सुनेंगे। Source mechanical or fluid disturbance such as unbalanced torque pulsation, shear tooth machining, fan blade passing, etc. These typical occur and frequency which are integer multiples of the rating frequency of the machine. Path, the structure or airborne path by which the disturbance is transmitted to the receiver. Responding system generally having many natural frequencies which can potentially be excited by vibration frequencies generated by the source. Murphy says the natural frequency of the system will always coincide with an excitation frequency. बिल्कुल। तो ये हम समझा रहे थे बेटा कि बेसिकली सोर्स है और रिसीवर है। सोर्स मतलब कि यहाँ पर वाइब्रेशन पैदा होता है और जो पैदा हुआ वाइब्रेशन उसको ये एब्जॉर्ब कर सकता है, खा सकता है। जैसे पेड़-पौधे उगते हैं, खाने वाला कौन है? गाय भैंस है। लेकिन क्या डायरेक्ट खेत से थोड़े खाएगा? उसको कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए। दैट मीन्स कि मुझे मतलब कि मैं सपोज़ करो कि आपको पैसा देना चाहता हूँ और आप लेना चाहते हो, तो कोई ना कोई बीच में रास्ता तो चाहिए। कैसे जाएगा? या तो फ़ोन पे के थ्रू या पेटीएम के थ्रू या बैंक अकाउंट के थ्रू, दैट इज़ द पाथ। अब इसको वाइब्रेशन की भाषा में समझिए कि सोर्स है हमारा। अब जो सोर्स है हमारा, वह दैट मीन्स कि जो है वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन पैदा क्यों होता है? तो ये कई सारे कारण हम बता चुके हैं, जिसमें मुख्य रूप से अनबैलेंसिंग है, टॉर्क का पल्सेशन है, ठीक है ना? जो पल्स हम लोग का चलता है, बीट, हार्मोनिक फोर्स, ठीक है ना? गियरिंग है, जहाँ पर गियर है, गियर 2 गियर एक दूसरे से मेश कर रहे हैं, वहाँ पर होगा। फायरिंग है, जहाँ पर फ्यूल बर्न हो रहा है। उसी तरह से टरबाइन का फैन ब्लेड है, या इवन आपके घर का भी जो फैन है, वो भी थोड़ा बहुत आवाज़ करता है, ठीक है? बट उस आवाज़ को या उस वाइब्रेशन को कहीं न कहीं हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है। बीइंग एन इंजीनियर हमको तो पूरी तरह से वाइब्रेशन 0 कर देना चाहिए। लेकिन 100% तो रिमूव हो नहीं सकता है वाइब्रेशन। अप टू सम एक्सटेंट हम जो है उसको रिड्यूस करते हैं। तो उसके रिड्यूस करने का जो तरीका है, दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली पाथ। अब ये ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो हमने पढ़ाया था, ठीक है ना? ट्रांसमिसिबल फोर्स हमने पढ़ाया था कि जो यहाँ फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स जनरेट हुआ, ठीक है ना? उस अनबैलेंस्ड फोर्स को हमें कहाँ भेजना है? रिसीवर के पास भेजना है, ठीक है ना? और ये रिसीवर क्या है? या तो फाउंडेशन होगा, या इसके नीचे कुछ रबर मटेरियल रख दें तो वो एब्जॉर्ब कर लेगा, या हम आइसोलेटर लगा दें, जो कि आज का हमारा बेसिक टॉपिक है, ठीक है? और दूसरा एक चीज़ जो यहाँ पर मयंक ने पढ़ा बहुत अच्छे से कि मर्फी मर्फी बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है। और आप एक पढ़े होंगे रेजोनेंस, तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है मशीन का और एक एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी जो एक्सटर्नल फोर्स के चलते लग रहा है, यह जब दोनों फोर्स, दोनों फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है, उस कंडीशन में एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। और एम्पलीट्यूड हाई हो जाने का मतलब है कि डेंजर जोन में पहुंच जाता है और डेंजरस हो जाता है। अब जैसे ये स्प्रिंग है, तो ये थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करे तब तो सही है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाए तो स्प्रिंग में क्या हो जाएगा? परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा। दैट मीन्स कि इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? तो दैट इज़ द थिंग्स। तो यहाँ पर जब आप सुने होंगे कि ब्रिज के ऊपर कहते हैं सैनिक को कि कदम ताल मिला कर के मत चलो। क्या है? ब्रिज की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना? और जब सैनिक कदम ताल मिला कर के चलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स कि उस फ्रीक्वेंसी को एक्साइट करने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हैं बेसिकली। सो इट इज कॉल्ड एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी। जब दोनों मैच कर जाता है तो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाता है और उसी कंडीशन में ब्रिज ब्रेक हो जाता है। उसी तरह से मशीन के अंदर भी होता है। मशीन में जब एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है तो उस समय एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और मशीन का एलिमेंट या पार्ट्स या कंपोनेंट जो भी आप बोल रहे हैं, वह ब्रेक हो जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है? अब जो है वाइब्रेशन आइसोलेटर, दैट मीन्स कि वाइब्रेशन तो प्रोड्यूस हो गया। अब कैसे हम रिड्यूस करेंगे? तो रिड्यूस करने का जो है 4 तरीका है, इन्हीं 4 पे हम करेंगे विचार।
पहला तरीका है डैम्पर, ठीक है ना, जो कि हम आपको बार बार बताते हैं, जो शॉक एब्जॉर्बर है, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द डैम्पिंग फिनोमेना, जो आप बाइक के आगे आप देखते होंगे, तो हमने कई बार अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया भी है। ठीक है, दूसरा पार्ट होता है हमारा स्प्रिंग। दूसरा पार्ट कौन सा है? स्प्रिंग। जब हम स्प्रिंग यूज करते हैं, ये जैसे देखिए आप स्प्रिंग यूज किए हैं, ठीक है ना, तो बेसिकली दिस स्प्रिंग absorb the kinetic energy of the disturbing mass and retain it into the elastic energy। स्प्रिंग में क्या होता है? इलास्टिक एनर्जी, उसी को हम लोग स्ट्रेन एनर्जी भी बोलते हैं, उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? स्ट्रेन एनर्जी, उसी को इलास्टिक एनर्जी भी बोलते हैं, और उसी को पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। एक चीज आपको मालूम होगा बहुत अच्छे से कि स्प्रिंग को हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये ध्यान दीजिए। तो स्प्रिंग को कैसे डिफाइन करते हैं दोस्तों? स्प्रिंग स्टिफनेस के से, ठीक है ना, और फोर्स कितना लगता है? के एक्स, ठीक है ना, फोर्स क्या होता है? हमेशा के एक्स, ध्यान रखिएगा, स्प्रिंग में फोर्स कितना होता है? के एक्स। अब अभी हम किसकी बात कर रहे थे? किसकी बात कर रहे थे? पोटेंशियल एनर्जी की। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ये याद रखिएगा। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, याद रखिएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, याद रहेगा, ये याद रखिएगा। अब बात आती है किसकी? डैम्पर की। तो डैम्पर एक तो हो गया कि स्प्रिंग लगा दें तो हमारा वाइब्रेशन कम हो जाता है अप टू सम एक्सटेंट। दूसरा एक लॉजिक है, कौन सा? डैम्पर का। ये जो डैम्पर आप देख रहे हैं, यही डैम्पर है। तो डैम्पिंग में जो फोर्स लगता है वह कितना लगता है? सी एक्स डॉट, सी एक्स डॉट फोर्स लगता है, सी एक्स डॉट इज द फोर्स, ठीक है ना। और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? अगेन एनर्जी। तो इसके अंदर जो एनर्जी होता है, तो हाफ सी एक्स डॉट इंटू एक्स, डिस्प्लेसमेंट तो सब में होगा। उसी तरह से मास में, मास की एनर्जी निकलेगी, ठीक है ना, क्या निकलेगी? मास की। तो मास की कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। और उसको कैसे लिखेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर, और वी को हमने यहाँ पे क्या बताया है? एक्स डॉट का स्क्वायर, ठीक है ना, ये याद रखना है। और चौथा जो है, सॉरी थर्ड नंबर जो है, दैट इज द एब्जॉर्बर। तो एब्जॉर्बर हो कि हमारे वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लो, एब्जॉर्ब कर ले, जैसे कि रबर हम लगा दिए या फोम लगा दिए, या कोई मशीन आप देखते होंगे कि बहुत वाइब्रेट कर रहा है तो उसके नीचे कपड़ा रख दिए, हम कोई गत्ता रख दिए, तो दैट आल्सो एब्जॉर्ब दी वाइब्रेशन, है ना। उसी तरह से जो है आइसोलेटर्स काम करते हैं। आइसोलेटर्स बेसिकली हम लोग हेवी मशीनरी में लगाते हैं, ठीक है ना, बीम में लगाते हैं, स्ट्रक्चर में लगाते हैं, ट्रस में लगाते हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वाइब्रेशन रिड्यूसिंग, वाइब्रेशन रिड्यूसिंग एलिमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हम, नेक्स्ट जो है, बेसिकली solution to a vibration problem is to avoid it in the first place, intelligent design for। अब सबसे पहला है कि हम किसी मशीन में वाइब्रेशन को कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो है हम उसकी डिजाइन इतनी अच्छे से करें, ठीक है ना। भाई कार में और ट्रैक्टर में क्या अंतर है? ट्रैक्टर में क्यों वाइब्रेशन है? क्योंकि ट्रैक्टर की डिजाइन कुछ वैसी है, और कार में कम है क्योंकि उसकी डिजाइन कुछ अलग तरीके से है। तो हम कैसे जो है डिजाइन कर सकते हैं कि हमारा इंजन, हमारा मशीन कम से कम वाइब्रेट करे, कम से कम वाइब्रेशन उसके अंदर हो, ठीक है। अब उसके लिए क्या जरूरी है? ठीक है ना, उसके लिए जरूरी है कि हम सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़े। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या? मास, स्टिफनेस एंड डैम्पर, ठीक है ना। मास, जो भी ऑब्जेक्ट है मास कम से कम रखें, स्प्रिंग यूज करें, ठीक है ना, या स्प्रिंग यूज नहीं करते हैं तो जो भी हम बीम या स्ट्रक्चर यूज करते हैं, उस स्ट्रक्चर की स्टिफनेस ज्यादा से ज्यादा,
ज्यादा स्टिफनेस होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोड को मिनिमम डिफ्लेक्शन के साथ जो है एब्जॉर्ब कर पाएगा। और तीसरा है डैम्पिंग, डैम्पर हम यूज करें, या ऐसा भी हम कर सकते हैं कि स्टिफनेस भी यूज करें और डैम्पर भी यूज करें। ये दोनों यूज करें तो क्या दिक्कत है, ठीक है ना। हम स्टिफनेस भी यूज करें और डैम्पर भी यूज करें। उसके बाद नेक्स्ट अपना पॉसिबल जो है कि मॉडल द सिस्टम डायनामिक्स यूजिंग ए सिंपल लम्प्ड पैरामीटर मॉडल। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि डायनामिक्स ऑफ मशीन में आप पढ़ेंगे, या मैं थ्योरी ऑफ मशीन में शायद बताया था कि डायनामिक सिस्टम को इक्विवेलेंट स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जो आपका डायनामिक सिस्टम है, जो उसको सिंपल स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो उसके लिए हमने आपको डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल बताया था, कहाँ पर, थ्योरी ऑफ मशीन में भी बताए थे, मैकेनिकल वाइब्रेशन में भी बताए थे सेकेंड यूनिट में, और तो और डायनामिक्स ऑफ मशीन में भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा जब आप बैलेंसिंग पढ़ेंगे। जब आप बैलेंसिंग पढ़ेंगे तो उस समय कॉन्सेप्ट निकल करके आएगा कि हम डायनामिक सिस्टम को इक्विवेलेंट स्टैटिक सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं for a momentary purpose, for an instant, for the reason कि we have to develop the equation। इक्वेशन डेवलप करने के लिए हम जो है डायनामिक सिस्टम को इक्विवेलेंट स्टैटिक सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हमने अभी अभी बताया था आपको रेजोनेंस, कि सैनिक को ब्रिज पर कदम ताल मिला करके चलने से क्यों मना करते हैं। तो इसलिए मना करते हैं कि वहां पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ये जो देख रहे हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी कॉन्साइड कर जाता है। जब कॉन्साइड कर जाएगा तो एम्पलीट्यूड हमारा बहुत हाई हो जाता है। एम्पलीट्यूड जब बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा तो वह सिस्टम डेंजरस हो जाएगा, और कई बार डेंजर जोन में जाकर के वह सिस्टम ब्रेक हो जाता है। उसके बाद इफ एक्साइटेशन फोर्स एंड फ्रीक्वेंसीज आर नॉन, तो वी कैन कैलकुलेट द सिस्टम रिस्पॉन्स। अब देखिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो होगा ही होगा, और एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स की एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हैं, तो हम एक्साइटेशन फोर्स को रिमूव करने के बजाय हम रेजोनेंस कैलकुलेट करें, इन दोनों का रिस्पांस चेक करते रहें, और हम ये ध्यान दें कि ये दोनों एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं करे। भाई दिक्कत कहाँ पे है, दिक्कत सिर्फ वहीं पे है जब ये कोइंसाइड करेगा। जब कोइंसाइड नहीं करेगा, ठीक ना, तो दिक्कत ही नहीं है, रहने दीजिए। आप कदम ताल मिला करके चलना है तो हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो कि हम कदम ताल के फ्रीक्वेंसी को और ब्रीज के फ्रीक्वेंसी को इमीडिएट कैलकुलेट कर लें, और कैलकुलेट करके ये देखते रहें तो मैच तो नहीं कर रहा है। यदि मैच कर रहा है तो हम सैनिक को आदेश दे सकते हैं कि भाई थोड़ा सा धीरे कदम ताल लेकर के चलो। जैसे आप कहीं ब्रिज पे जाते हैं तो लिखा होता है ना कि गाड़ी धीरे चलाए, इसलिए नहीं कि वो ब्रिज जो है कमजोर है या जो है वो उस पर गाड़ी तेज नहीं चल सकती है, ऐसा नहीं है। ये इसलिए है कि गाड़ी जब आप तेज चलाते हैं तो कई बार इसकी चांसेस होती है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है, एक्साइटेशन फोर्स है, वह नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाए। नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच करेगा और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप ब्रिज के जहां भी अच्छे खासे लंबे ब्रिज पे आप जाएंगे उसके पहले ब्रेकर जरूर लगा होता है। ब्रेकर लगा होता है मतलब इसलिए ताकि आप गाड़ी धीरे कर लें। अचानक से जो है लेकर के आइएगा तो ब्रिज के टूटने के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए कई बार हम देखते हैं और सुनते भी हैं कि यार ये ब्रिज तो नया ही बना था, गिर गया। क्यों गिर गया? इसलिए गिर गया क्योंकि यहाँ पर आपने एक्साइटेशन और नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैच करा दिया। किसी मूर्ख इंजीनियर ने, जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते हैं वही इंजीनियर बन गए मान लीजिए, और उसको ये पता ही नहीं है कि ब्रिज के पहले एक ब्रेकर देना बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं तो यदि ब्रिज के पहले आप ब्रेकर नहीं देंगे और कितना भी मजबूत ब्रिज बनाएंगे,
यदि एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी मतलब एक्सटर्नल फोर्स ऑल ऑफ सडन लग गया तो ये चांसेस है कि हमारा ब्रिज टूट जाए। तो ब्रिज को टूटने से बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम जो है एक जो है ब्रेकर जरूर लगाएं। ठीक है, ब्रेकर जब लगाएंगे तो चीजें स्मूथ होकर के चलेंगी। ठीक ना। लास्ट है कि यूज द मॉडल टू एसेस द इफेक्ट ऑफ चेंजेस पैरामीटर। अब जो चीजें आप ब्रेकर लगा दिए, ठीक है, एक सिंगल भी ब्रेकर लगा सकते हैं, डबल भी लगा सकते हैं। कुल मिला करके ये हम देखते हैं कि हमने जो ब्रेकर लगाया क्या उसके चलते फ्रीक्वेंसी कम हुई या नहीं। ठीक है, इसीलिए आप कई जगह पर देखेंगे ब्रिज के पहले 5-5 ब्रेकर लगा देते हैं, 2 लगाते हैं, 4 लगाते हैं, बीच बीच में भी ब्रेकर हम लगाते हैं। ठीक है ना, कि लोग गाड़ी धीरे चलाएं, अदरवाइज जो है फ्रीक्वेंसी जो है मैच कोइंसाइड करेगी और ब्रिज जो है टूट सकता है, ब्रेक कर सकता है। ठीक है, अब जो है इसको समझिएगा कि इस वाइब्रेशन के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या है आपका सोर्स। तो सोर्स क्या होता है, ठीक ना। उसके बाद रिसीवर, ठीक ना। तो सबसे पहले आप मशीन को वहां पर लगाइए, रीलोकेट मशीन टू पोटेंशियल रिसीवर। आप ऐसे जगह पर मशीन लगाइए जहां का फाउंडेशन स्ट्रांग हो। भाई जहाँ का फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है वहां पर आप हेवी मशीन थोड़े लगाएंगे, लगाएंगे तो जमीन धंस जाएगा। ठीक है ना। तो जो पोटेंशियल रिसीवर है जहाँ पर जहाँ की फाउंडेशन स्ट्रांग है, और आप देखते होंगे कि फाउंडेशन बनाने के लिए कई बार वुडन ब्लॉक यूज करते हैं, लकड़ी का तख्त रख देते हैं ताकि लकड़ी जो है आपका वुडन ब्लॉक जो है दैट रिसीव वाइब्रेशन वेरी इफेक्टिवली। इसीलिए आप एक चीज ध्यान दिए होंगे, डीजे वगैरह जो आता है कई बार किसी के बर्थडे पार्टी वगैरह में आया होगा या शादी विवाह में आया होगा, एक चीज आप ध्यान दिए होंगे कि उसमें जो है बच्चों के नाचने गाने का जो कार्यक्रम होता है तो उसके लिए एक वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी अब आप लोग जानते होंगे, लेकिन अब आप लोग तो शायद सो रहे हैं तो आपको कोई याद नहीं होगा, सपने देख रहे होंगे सब। ठीक है ना, क्योंकि सुन तो शायद ही कोई बच्चा रहा होगा अच्छे से। वो एक प्लेटफॉर्म होता है जिसपे आप डांस करते हैं, तो जनरली आप देखेंगे कि वो लकड़ी का बना होता है। ठीक है ना, तो वुडन यस ब्लॉक का क्यों, चलो एक तो बच्चा जग रहा है, ठीक है ना, तो अच्छी बात है, सुंदर। तो उसको क्या बोलते हैं, सर नाम नहीं पता सर, बट पता सर लकड़ी का रहता है, पूरा एक स्क्वायर टाइप में रहता है, उसमें हाँ जनरली डांस करते हैं प्लेट, खड़े होके। हाँ अदनान को मालूम है, तो कभी आप इंजॉय भी किए होंगे, तो जनरली अपन प्लेटफॉर्म बोलते हैं उसको। ठीक है ना, तो उस प्लेटफॉर्म लकड़ी का बना होता है। कभी आप बैडमिंटन कोर्ट में गए होंगे जहाँ पे अच्छे प्लेयर्स खेलते हैं, या कभी आप स्पोर्ट्स में देखे होंगे जो बैडमिंटन कोर्ट बनता है, टेनिस कोर्ट बनता है, और नीचे जो है लकड़ी का ही प्लेटफॉर्म रहता है। ठीक है, ताकि वाइब्रेशन कम से कम हो। ठीक है, वो वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करे, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल रिसीवर। ठीक है, नेक्स्ट है कि रिप्लेस मशीन विथ दी हायर क्वालिटी। अब पुरानी यदि मशीन है, यदि पुरानी मशीन है हमारे पास, तो उसके अंदर वाइब्रेशन ज्यादा होगा ही होगा ऑब्वियसली। तो अब क्यों ना नई मशीन यूज करें जिसमें वाइब्रेशन कम होता हो। जैसे आप फॉर एग्जांपल जो है पापा लोग के जमाने का या दादाजी के जमाने का कोई फैन हो आपके पास, कौन सा, सीलिंग फैन, वो देखिए, और आज जो नए जमाने का फैन आ रहा है, दोनों में वाइब्रेशन लगभग जो है बहुत अंतर है, आपको वो देखने मिल जाता है। उसके बाद चेंज द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ द यूनिट टू अवॉइड द स्ट्रक्चरल रेजोनेंस। ऑपरेटिंग स्पीड, जैसे कि अभी हमने आपको बताया ना कि सैनिक को बोलते हैं कि भाई कदम ताल थोड़ा सा स्लो जो है करके लो, कहने का मतलब है कि स्पीड को हम कम कर सकते हैं, ठीक है, टू अवॉइड द स्ट्रक्चरल रेजोनेंस, टू अवॉइड द डेंजर। बैलेंस द रोटेटिंग एलिमेंट्स। अब रोटेटिंग एलिमेंट्स कहने का मतलब है कि अभी कार यदि आप चलाते होंगे, किन्हीं के घर में कार होगा, सभी के घर में होगा आई होप,
और नहीं होगा तो आप कमाएंगे तो खरीदेंगे, बशर्ते कि आप पढ़ लें अच्छे से। तो आप देखेंगे कि कार में जो है आए दिन हम लोग बैलेंसिंग एंड अलाइनमेंट कराते हैं, है ना। आप दुकानों में देखेंगे अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग, तो बेसिकली वो अलाइनमेंट क्या है, शाफ्ट की अलाइनमेंट करते हैं, और बैलेंसिंग किसकी, जो हमारे व्हील है। तो व्हील में एक 5 ग्राम 10 ग्राम का वेट चिपका होता है, यदि आप ध्यान देंगे किसी भी कार के व्हील में, है ना, जो उसकी रिम है उसमें 5 से 10 ग्राम का एक मास चिपका होता है, और अल्टीमेटली आप देखेंगे कि वही मास निकाल करके वो दूसरी जगह चिपका देता है, तीसरी जगह चिपका देता है, और बैलेंस हो जाती है। तो वह आपको रोटेटिंग एलिमेंट्स की बैलेंसिंग देखनी पड़ेगी, ठीक ना। फिर ट्यून्ड वाइब्रेशन एब्जॉर्बर आप यूज कर सकते हैं, एज ए ट्यून्ड वाइब्रेशन एब्जॉर्बर ऑलरेडी आता है, ठीक ना। एक्टिव वाइब्रेशन कंट्रोल मैकेनिज्म यूज कर सकते हैं, और पाथ तो जो है आपको मालूम है कि कैसे ट्रांसफर करना है। और रिसीवर, रिसीवर कहने का मतलब है कि टोटल का टोटल जो है फाउंडेशन ही आपको रिसीव करेगा। कुल मिलाकर के पाथ क्या है हमारे पास, ये स्प्रिंग या डैम्पर, इन सारी चीजें हैं, और मेथड है, बेसिकली प्रोसेस है कि कैसे हम जो है, और ये सब रिसीवर है। वाइब्रेशन आइसोलेशन सिस्टम की बात करें तो मशीन को फाउंडेशन से बहुत रिजिडली बोल्ट कीजिए, टाइटली जो है फिट कीजिए। लूज फिट रहेगा तो क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, ठीक है ना। जहाँ भी लूज पार्ट्स ज्वाइन होंगे, ठीक है ना। घर में इलेक्ट्रिक कई बार शॉर्ट सर्किट होता है, तो आप देखेंगे 90% ऑफ द टाइम जो शॉर्ट सर्किट होता है ओनली ड्यू टू द लूज कनेक्शन, इसलिए टाइट रहना चाहिए, है ना। शरीर की आधी से ज्यादा बीमारी होती है सिर्फ लूज पार्ट्स के चलते। लूज पार्ट्स मतलब आपके पास विसरल फैट्स शरीर में जमा हो जाते हैं, जिसका शरीर टाइट है। अब टाइट किसका शरीर रहेगा, हर चीज टाइट अच्छा लगता है कि नहीं, लूज कुछ अच्छा नहीं लगता है। कपड़ा आप पहनते हैं टाइट फिटिंग रहती है तो देखने में अच्छा लगता है, लूज पूज रहेगा तो पहनने में कंफर्टेबल भी नहीं होता है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है ना। बॉडी भी आपकी टाइट होनी चाहिए, रिजिड होनी चाहिए, जो है कसा हुआ जिसको बॉडी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उतना ही आप हेल्दी रहते हैं, ठीक है ना। और कहते हैं ना जीवन का सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया, ठीक है ना। शरीर यदि आपका 100% स्वस्थ है तो आप मान करके चलिए कि दुनिया के 20% लोगों में से आप हैं, क्योंकि 80% लोग कहीं ना कहीं बीमार हैं। और जो है एक बार बीमारी पकड़ ली तो आप कितना भी पैसा कमा लें, कुछ भी कर लें, ठीक है ना। आप कितनी भी महंगी कार खरीद लें, आप मर्सिडीज कार करोड़ों का मान लीजिए खरीद लिए, और वो कार जो है सिर्फ हॉस्पिटल दौड़ने के काम आ रही है, तो फिर हमारा पूरा का पूरा मेहनत, पूरा का पूरा कमाना और वो कार बेकार है, ठीक ना। तो कार तब तक बेकार है जब तक उसका एंजॉयमेंट आप नहीं लेते हैं, और एंजॉय क्या हॉस्पिटल दौड़ करके थोड़ी लेंगे। तो सबसे पहला हमेशा ध्यान रखिए कि कीप योर हेल्थ ऑन द टॉप प्रायोरिटी, है ना। फिट होना चाहिए, जो है फिजिकली भी फिट, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस एंड स्पिरिचुअल फिटनेस, है ना। मन, शरीर, तन, मन और आत्मा, ये तीनों जो है स्वस्थ होना चाहिए। आत्मा मतलब विचार, आपकी सोच सही होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि गलत को ही सही समझ लें और सही को गलत समझ लें। तो ये तो था हमारा लूज कनेक्शन और टाइट कनेक्शन के ऊपर पहला। दूसरा पार्ट है कि आप जो है आइसोलेशन को सपोर्ट करने के लिए स्प्रिंग, रिजिड फाउंडेशन और डैम्पर यूज कर सकते हैं। उसके बाद इनर्शियल ब्लॉक का हमने बताया था अभी कि जिस तरह से आप लकड़ी यूज कर सकते हैं, वुडन ब्लॉक यूज कर सकते हैं, है ना। सिस्मिक मास हमने पढ़ाया था, जो भूकंप अर्थक्वेक को रेजिस्ट करता है। अर्थक्वेक को जो है अपनी मेजर करता है रिक्टर स्केल पे, दैट इज कॉल्ड सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट। और सिस्मिक इंस्ट्रूमेंट भी उसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां पर सिस्मिक मास यूज करते हैं, ठीक है। आइसोलेटर स्प्रिंग यूज कर सकते हैं। तो दीज आर द पार्ट्स एंड कंपोनेंट बाय व्हिच वी कैन रिड्यूस द वाइब्रेशन, ठीक है ना। अब वाइब्रेशन भी होता है तो दो कैटेगरी का हो सकता है, या तो हॉरिजॉन्टल मोशन हो या वर्टिकल मोशन हो। यदि इंक्लाइंड है तो उसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। और ये वर्टिकल कंपोनेंट को ही
मान करके हमने ये इक्वेशन आपको जो है निकाला था। इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट यहाँ पर लिखे हैं। इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते थे? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ये जो है आपका जो इक्वेशन है उसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। mx डबल डॉट है, क्या है बेटा? mx डबल डॉट cx डॉट प्लस kx इक्वल टू f ऑफ t। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ जो है आपका ये दो डॉट है, x डबल डॉट, और x डबल डॉट का मतलब क्या होता है? ये x डॉट है और ये सिर्फ x है, ध्यान रखिएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख दिया। तो x का याद होगा आपको, तो x को क्या लिखते थे? x तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, और यहाँ पर x डॉट का मतलब क्या हुआ? x डॉट का मतलब क्या हुआ? x डॉट का मतलब हुआ आपका डी एक्स अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। और एक्स डबल डॉट का मतलब क्या होता है? एक्स डबल डॉट का मतलब क्या हो गया? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता था? इस वेलोसिटी को फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर, क्या होता है? डी टी dt का का square। स्क्वायर। ठीक ना? तो इसी को हमने यहाँ पर लिखा है mx डबल डॉट सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी क्या है? आपका एक्सटर्नल फोर्स है जो आप मशीन के ऊपर लगाते हैं। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। बेसिकली वाइब्रेटिंग एलिमेंट के कैरेक्टर को ये रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। हम बोलते हैं ना कि फलाने का कैरेक्टर अच्छा है, उसका कैरेक्टर खराब है। कहने का मतलब क्या? मशीन का भी कैरेक्टर आप यहीं से चेक करेंगे, किसी मशीन का जो है कैरेक्टर कैसा है, मतलब उसके अंदर कितना वाइब्रेशन होने वाला है। और वाइब्रेशन इज ऑलवेज प्रोड्यूस अनवांटेड नॉइज। वाइब्रेशन किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, खास करके मशीन वाइब्रेशन की। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है और इसकी वाइब्रेशन हम निकाले थे, ये आप ध्यान रखिएगा, नेचुरल वाइब्रेशन है, ठीक है। और ये है आपका फ्रीक्वेंसी रेशियो, ठीक है ना। इक्वेशन को सॉल्व करके हमें ये मिला था, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा जो है, अब ये फोर्स ट्रांसमिशन भी आपको पढ़ाए थे कि फोर्स कितना ट्रांसमिट हो रहा है। अब ये देखिए, ये इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो, ठीक है ना, टी को। और एफ नट को बोलते हैं, एफ नट को यहाँ पर बोलते हैं कि टोटल फोर्स जो है प्रोड्यूस्ड इन दी मशीन। मशीन के अंदर टोटल फोर्स कितना प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना। फोर्स मशीन के अंदर टोटल फोर्स कितना प्रोड्यूस हुआ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मान लीजिए कि जो भी आपका मशीन था उसके उसमें जो है एफ नट प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ? ये एफ नट जो है आपका प्रोड्यूस हुआ, और एफ टी आपने ट्रांसमिट कर दिया। तो जितना आपने प्रोड्यूस किया उतना ट्रांसमिट कर दिए, तो 100% ट्रांसमिशन हो गया। तो वाइब्रेशन आप फील नहीं करेंगे, वाइब्रेशन होगा ही नहीं, लेकिन हो नहीं पाता है, ठीक है ना, हो नहीं पाता है। आपने यहाँ पे 50 प्रोड्यूस हुआ और 48 आपने ट्रांसमिट किया, तो दो तो बच गया। यही दो अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाता है, और यही दो न्यूटन जो है आपका 2 न्यूटन वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा, ठीक है। बात बाकी ये सारी राम कहानी हमने आपको बताया है कि ट्रांसमिसिबिलिटी रेशियो कैसे निकालते हैं। याद रखिएगा, ये जीटा को हम लोग डैम्पिंग रेशियो बोलते हैं, ठीक है ना। डैम्पिंग रेशियो यहाँ पर हमने लिखा भी है, सी अपॉन सी सी, सी सी मतलब 2m मेगा n, ठीक है। इसको हम लोग क्रिटिकल डैम्पिंग बोलते हैं, सी सी, और ये होता है 2mw, ठीक है। ये होता है 2mw, ठीक है। अब ये सब कुछ वाइब्रेशन आइसोलेटर है, देख लीजिए, ठीक है ना। दीज आर दी आइसोलेटर। किस तरह से? अब इसके अंदर यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि आप जूम करके अपना स्क्रीन पे देखेंगे, तो
तो ये दो पूरा का पूरा स्प्रिंग दिख रहा है, ध्यान दीजिए, और इसके नीचे ये पैड रखा हुआ है, और इसके अंदर जो है डैम्पर लगा हुआ है। क्या लगा है इसके अंदर? डैम्पर लगा है, आप ध्यान दीजिए, इसके अंदर भी डैम्पर लगा है। फिर इसके डायगोनली अपोजिट एक और होगा स्प्रिंग, ठीक ना, तो उसमें क्या लगा हुआ है? अगेन पैड लगा हुआ है, ठीक ना। ये जो पैड होता है ये ब्रेक लाइनिंग की तरह होता है। अब ये सब कुछ वाइब्रेटर आइसोलेटर्स हैं। इसको देखिए एंटी वाइब्रेशन पैड बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये मार्केट में आजकल मिलता है। पहले पुराने जमाने में भी इसको यूज करते थे, अपने गांव घर में आज भी लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। जनरली जो है आप लोग गिलकी खाते होंगे, ठीक है ना। तो ये गिलकी जो फलता है तो उसको तोड़ने के बजाय छोड़ देता है किसान, ठीक ना। और जो कुछ दिनों के बाद जो है वो सूख जाता है पूरी तरह से, बाद में जो है उसके बीज को निकाल लेता है, तो बच जाता है खूजा, उसको गाँव में बोलते हैं, ठीक ना। पता नहीं शायद आप लोग फील किए होंगे कि नहीं, क्योंकि आप लोग सब जो है नए जमाने के हैं। तो जो नए जमाने के बच्चे हैं वो पुराने जमाने के कई सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो एनीवे कभी आप देखें तो उसको हम लोग वाइब्रेशन पैड की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इंडस्ट्री में उसका यूज होता है, ठीक है ना। ये भी जो है वाइब्रेटिंग रबर पैड है, ठीक है ना। ये भी जो है आपका ये लकड़ी है, आप ये नीचे देखेंगे अंदर, ये क्या है बेसिकली भूसे का लकड़ी है, ठीक है ना, जिसको हम लोग पैड बोलते हैं। ये जो गेहूं होता है ना, तो गेहूं का जब ऊपर का बाली तोड़ लेते हैं, गेहूं निकाल लेते हैं, तो जो भूसा बचता है, ठीक है ना, तो कुछ तो जानवरों के खाने के काम आ जाता है, और कुछ जो है वो जिसको परोली की क्या बोलते हैं उसको किसान जला देते हैं, और कुछ जो है फेविकॉल के हेल्प से इसकी मशीन आती है, तो उसको वो बनाते हैं अपन, ठीक है ना, लकड़ी बनाते हैं, काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है ना। ये सब कुछ और वाइब्रेटर हैं आपके पास, ठीक है ना। ये भी वाइब्रेटर, ये पैड का ही काम करता है जो मशीन में लगता है, ठीक है ना। ये स्प्रिंग जो है आइसोलेटर है, ठीक है ना। ये सब भी जो है आइसोलेटर्स ही हैं, ठीक है ना। आप इन सबको देख सकते हैं कि किस तरह से ये काम आते हैं, ठीक है। ये भी आपका आइसोलेटर का काम करता है, ठीक है ना। ये भी क्या है? आइसोलेटर का काम करता है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सब हमने काफी सारा कुछ आपके लिए दिखाने की कोशिश किया। ये भी आइसोलेटर का काम करता है, ठीक है ना। ये वाइब्रेशन एब्जॉर्बर है बेसिकली, ठीक है ना, इसी को हम आइसोलेटर भी बोल रहे हैं, ठीक है ना। हेवी मशीनरी में हम लोग ये सब यूज करते हैं, ठीक है। देखिए सब जो है वही चीज है आपका क्या? आइसोलेटर, ठीक है ना। अब कमर्शियली अवेलेबल आइसोलेटर्स कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। ये वही कॉन्सेप्ट है क्या? मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर, ये तीनों को मिला करके हम लोग आइसोलेटर बनाते हैं। तो मास तो ऑलरेडी एक होता है सिस्मिक मास, तो यहाँ पे सिस्मिक मास यूज करेंगे, ठीक है ना, और ये मूविंग प्लेट यूज करेंगे, ठीक है ना। तो इसका भी इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज नहीं, 4th यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे इसका। ये सब भी कुछ पैड है, ये सब जो है कमर्शियली अवेलेबल मार्केट में मिलता है, ठीक है ना। किस तरह से इसके आप वाइब्रेशन को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक मशीन में, मोटर्स में ये लगे होते हैं, ठीक है ना। ये कंट्रोलर है, ठीक है ना, कितना वाइब्रेशन कंट्रोल करना है, ठीक है ना। जहाँ डीजे वगैरह होता है, डीजे वगैरह आप इंजॉय किए होंगे, तो उसमें वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं ताकि लोगों को अच्छा लगे, ठीक है। तो वहाँ पर, और ये सब तो मशीन का ही है कि स्प्रिंग आइसोलेटर्स जो है अभी जो आपने देखा, ठीक है ना। तो डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोलेटर्स मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है ना। ये सब भी आइसोलेटर्स ही हैं जो डिफरेंट उसमें काम आते हैं, ठीक है ना। ये सब 2 मिनट देख लीजिए, ठीक है। ये सब कमर्शियली अवेलेबल है, मार्केट में मिलता है, ठीक है ना। बड़ी बड़ी कंपनियां जो है, और इसका बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है ना, बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है ना। अब आइसोलेटर कैसे सिलेक्ट करेंगे,
तो कुल मिलाकर के सिलेक्ट करते हैं हम लोग। जो मेन कॉन्सेप्ट है कि कितना हमें वाइब्रेशन रिड्यूस करना है, ठीक है, कितनी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, कितना एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी और कितना इंटरनल फ्रीक्वेंसी। इंटरनल फ्रीक्वेंसी मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब ये सब जो है इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन की मशीन कहाँ पे हम बैठाए हैं, आइसोलेटर कितना साइज दे सकते हैं हम, ठीक है, लोकेशन कहाँ पे एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है ये जो LMS है आपका उस पर भी हमने ये शेयर कर रखा है, ठीक है ना। तो इनको आप देख सकते हैं। तो जो है इसको जो है अपन आज देखें, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे या कुछ न्यूमेरिकल जो है